हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स चैप्टर को। ओके, एज वी आर अवेयर कि हमारी हिस्ट्री क्लास 12 में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हमारा चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स दैट इज बेस्ड ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 है और यहीं से हमारी हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट्स भी होते हैं, राइट। तो हम इस चैप्टर को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और हमारी प्रिपेयरिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस साल यानी कि 2022-23 में सीबीएसई ने हिस्ट्री का क्या सिलेबस दिया है। तो एज वी आर अवेयर कि हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। तो इन तीनों ही पार्ट में, इन तीनों ही थीम में दिस ईयर वी विल बी हैविंग 4 चैप्टर्स फ्रॉम ईच थीम। लाइक थीम 1 जो कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर थीम 2 है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। फिर थीम 3 है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। थीम 4 है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो ये 4 चैप्टर्स हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट हैं। नेक्स्ट, मेडिवल हिस्ट्री में भी हमारे 4 टॉपिक्स हैं, राइट। थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट। तो ये 4 चैप्टर हमारे मेडिवल हिस्ट्री के हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमारे 4 चैप्टर्स हैं, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, रिबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4 चैप्टर हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। अगर हम मार्क्स का वेटेज देखें तो हर एक हिस्ट्री से, मतलब कि हर एक थीम से, चाहे वो एंशिएंट हो चाहे वो मेडिवल हो, सभी से 25 मार्क्स का वेटेज है, राइट। और उसके बाद में 5 मार्क्स का हमारा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो दिस इज हाउ सीबीएसई हैज कंप्लीटेड 80 मार्क्स फुल क्वेश्चन पेपर। 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, तो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर 100 मार्क्स। ओके, अब हम समझते हैं चैप्टर 1 को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम ठीक से समझें स्टूडेंट्स, तो एंशिएंट हिस्ट्री के 4 टॉपिक्स हैं और इन चारों टॉपिक्स का टोटल मार्क्स वेटेज है 25। तो अगर इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो लगभग 4, 5 या 6 मार्क्स आ रहे हैं। लगभग 5 या 6 मार्क्स हर एक चैप्टर को दिए जाएंगे, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता। किसी चैप्टर में का वेटेज ज्यादा रहेगा, 6 या 7 मार्क्स का भी हो सकता है, और किसी का 3 या 4 मार्क्स का भी हो सकता है, राइट। तो ये चेंज हो सकता है। हम चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ ऑल द लेक्चर्स, मेन एग्जाम्स के पहले हम ये कोशिश करेंगे समझने की, जब सीबीएसई का सैंपल पेपर आएगा, कि किस तरह से उन्होंने वेटेज को दिया है। ओके, तो ये तो रहा हमारा सिलेबस 2022-2023 का। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कि इस चैप्टर से पिछले सालों में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि ये पिछले साल के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमें ये समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, हमें उस चैप्टर के फैक्चुअल डेटा और कॉन्सेप्चुअल डेटा पर कितना फोकस करना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी कुछ हमें हेल्प करते हैं इन चीज़ों पर। 2020 के क्वेश्चन पेपर को देखें अगर, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला क्वेश्चन, नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज एएसआई, हु अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदाड़ो इन द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहा है। वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एएसआई। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीस्ट किंग ऑफ हड़प्पा। और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रीस्ट किंग हेल्ड पॉलिटिकल पावर, ही वाज रिलेटेड विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री। थर्ड ऑप्शन सेज ही वाज रिलेटेड विद हड़प्पन रिलीजन। और फोर्थ ऑप्शन सेज हिज अथॉरिटेरियन रूल कुड बी वन ऑफ द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे 2020 में आए हैं। अगर इन क्वेश्चन को हम ठीक से समझें तो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में एक चीज समझ में आई
कि कहीं ना कहीं फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल दोनों ही डेटा, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो वो फैक्चुअल है कि हमें सिर्फ फैक्ट बताना है कि कौन नाम था, राइट। और अगर हम सेकंड को देखें तो 4 अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और हमें ठीक से समझना है कि आखिरकार कौन सा स्टेटमेंट सही है। वेल, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक बार अपने सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद, ओके। और हम फिर ये खुद को एनालाइज करेंगे कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, क्या उनको पढ़ने के बाद में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर का। 2018 में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे कि describe the basis on which archaeologists identified the centers of craft production in the Harappan culture। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, राइट। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा इसमें फैक्चुअल डेटा भी है, जैसे कि कहां पर हमें क्राफ्ट से रिलेटेड साइट्स मिली हैं, तो हमें थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा इंक्लूड करना होगा एंड वी हैव टू राइट डाउन आवर आंसर बाय यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट कि हमने क्या पढ़ा। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहा है कि देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। In light of this statement, explain whether there may have been rulers to rule over the Harappan society। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, एक स्टेटमेंट दिया गया और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि वी नीड टू जस्ट एक्सप्लेन कि आपको क्या लगता है कि उस समय हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूलर्स रहे होंगे क्या, ओके। ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा बेस्ड हैं। 2017 के क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो 2017 का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहा है और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहा है एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो यहां पर मोहनजोदाड़ो के गृह स्थापत्य की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करें, मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टाउन प्लानिंग, ओके। 2016 का अगर देखें तो 2016 का क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ली हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स व्हिच सीम्स अनयूजुअल एंड अनफैमिलियर मे हैव हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सब्सटेंशिएट, राइट, कि इसको आपको प्रूफ करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 2 सालों में पैंडेमिक रहा है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक हमारा ये जो बैच है 2022-23 में जो अपीयर होने जा रहा है, इस बैच ने क्लास 10 का भी एग्जाम नहीं दिया, राइट। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग होगा कि शायद हम बोर्ड एग्जाम से पहली बार रूबरू होंगे, तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड हाउ कैन वी आंसर, राइट। हाँ, तो ये 2016 के क्वेश्चंस रहे हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बार हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में क्या हम इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर हमने कर लिया मतलब हमने चैप्टर को ठीक से कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये तो रहे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बात करते हैं क्या इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हाँ, इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। वैसे तो ये क्वेश्चंस अलग हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे इस क्वेश्चन पर, दैट इज आस्किंग ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 3 places, it should be places related to the mature Harappan sites have been marked as A, B, C. Identify them and write their correct names on the lines drawn near them, right? तो ये इंडिया के मैप में आउटलाइन किया गया है, उन तीनों प्लेसेस को वहां पर हाईलाइट किया गया है। वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेसेस एंड वी हैव टू राइट डाउन। तो इस क्वेश्चन से एक चीज क्लियर हो गया कि इस चैप्टर से मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, ओके। तो ओवरऑल इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद में एक चीज क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर का वेटेज तो है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 मार्क्स और मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, हालांकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में नहीं पूछे गए, लेकिन शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैप बेस्ड क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं। और एक चीज हमें ये समझ में आई कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, वो फैक्चुअल डेटा पर भी हमें फोकस करना है और कॉन्सेप्ट भी हमें समझने हैं। मींस वी नीड टू प्रिपेयर बोथ द थिंग्स, फैक्चुअल एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल, ओके।
तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें लगता है कि हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है ना। जैसे कि हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और ये हमारे लिए बोरिंग हो जाता है जब हमें ठीक से पता नहीं होता कि हमें इसे किस तरह से स्टार्ट करना है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके पहले आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स, राइट। वी नो स्टूडेंट्स की हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ही एक्सप्लेन करते हैं और हम हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं ये हम अपने पिछले समय में जो भी चीजें आज हमें जो भी एविडेंसेस और जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उन्हीं को हम देख करके हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा होता रहा होगा, क्योंकि हमें से किसी ने देखा नहीं। तो जो भी राइटिंग्स उस समय की हमें मिली, जो भी ऑब्जेक्ट्स उस समय के मिले, उनको हम देख करके ही सिर्फ समझ सकते हैं या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा होता रहा होगा। हम गारंटी नहीं ले सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना। तो हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं या हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को, तो हमारा मानव इतिहास बहुत ज्यादा लंबा है, राइट। मिलियंस ऑफ ईयर्स से लेकर के आज तक हमने आज जो हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने एक बहुत ही लंबी जर्नी तय की है, राइट। तो इसको एक तरह से इसको एक ही सीरीज में या एक ही एरा या एक ही ड्यूरेशन में रखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हर एक समय का 100 या 200 या 300 या 400 या उससे भी ज्यादा समय का एक ड्यूरेशन रहा है जब हम ह्यूमन बींग्स ने अलग अलग तरह के डेवलपमेंट किए हैं और हर बार का हमारा डेवलपमेंट हमारे पिछले वाले डेवलपमेंट से ज्यादा बेहतर होता रहा है ना। अगर एक एग्जांपल हम देखें तो 20वीं सेंचुरी जो हमारी ठीक पिछली वाली सेंचुरी थी उससे और अब को अगर हम कंपेयर करें तो हमने फिर से बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स किए हैं। सेम यही होता रहा है बिगिनिंग से। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं इस पूरी चीज को, तो हिस्टोरियंस ने बेसिकली हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया है दो पार्ट में। बेसिकली उन्होंने डिवाइड किया है, एक तो बोलते हैं प्री हिस्ट्री और दूसरा बोलते हैं हिस्ट्री। तो ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री के पहले मतलब जब से हमने चीजों को समझना शुरू किया है, जब से हमारे पास ज्यादा बेहतर एविडेंस है, जहां से हम चीजों को ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट में ऐसा हुआ होगा, उसको हम हिस्ट्री में रखते हैं। और उसके पहले जिसके लिए हम सिर्फ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वी आर नॉट मच मोर श्योर, उसके बारे में हम लिखते हैं प्री हिस्ट्री, राइट। तो प्री हिस्ट्री का जो ड्यूरेशन है वो 3 मिलियन ईयर्स रहा है, 3 मिलियन ईयर्स टू 3000 बीसी, राइट। और हिस्ट्री का जो रहा है वो 3000 बीसी से लेकर के आज तक का रहा है। हालांकि इन दोनों ही कैटेगरी को भी हमने सब कैटेगरी में भी डिवाइड किया है। जैसे कि प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक रहा और नियोलिथिक रहा, जब पहली बार लोगों ने चीजों को समझना शुरू किया। और हिस्ट्री को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट एज रहा, मेडिवल एज रहा, मॉडर्न एज रहा, कॉन्टेम्पररी एज रहा। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया अलग अलग। ओके, इसको और भी बेहतर तरीके समझते हैं कुछ इस तरह से। हाँ, जैसे कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री हमने इसको क्लासिफाई किया कि दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हिस्ट्री हमने उसी समय को लेकर के हमने हिस्ट्री वर्ड यूज किया जब से हमारे पास कुछ राइटिंग्स अवेलेबल हैं, जहां से हमने एज आई टोल्ड यू कि हमें लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से हमने समझने की कोशिश की, हमारे पास ज्यादा बेहतर एविडेंसेस हैं अपनी चीजों को समझने के लिए। और प्री हिस्ट्री जहां पर हमारे पास कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो प्री हिस्ट्री में कई सारे एज रहे, जैसे कि पैलियोलिथिक एज रहा, नियोलिथिक रहा और मेटल रहे। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार इन एज को हमने किस तरह से कैटेगराइज किया। तो सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हम आदिमानव जैसे थे, है ना, और हम जानवरों के बीच में ही वैसे थे। लेकिन फिर कुछ तो ऐसा हमारे अंदर है जिसने हमें एनिमल्स और दूसरे जो प्राणी हैं उनसे हमें अलग किया, राइट। और वो था हमारा सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, कि हमने चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा और उसी तरह से रिफ्लेक्ट भी किया, राइट।
तो सबसे पहले हमने जो यूज करना स्टार्ट किया वो पत्थर के टुकड़े थे और पत्थरों को ही हमने यूज किया और उनका ठीक से हम शेप भी नहीं बना पा रहे थे, राइट। तो उस समय जो भी हमने डेवलपमेंट किए वो पैलियोलिथिक में कैटेगराइज किए जाते हैं। मतलब उस समय जब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के कुछ ही टेढ़े मेढ़े पत्थरों को यूज करना शुरू किया था, उसको हम पैलियोलिथिक में यूज करते हैं। और जब हमने पत्थरों को भी एक बेहतर तरीके से, मतलब उनका एक परफेक्ट शेप दे करके यूज करना शुरू किया, जैसे कि कुछ चाकू टाइप का शेप या फिर हम कह सकते हैं भाला टाइप का शेप लकड़ी के आगे पत्थर को बांध करके, तो जब हमने कुछ इस तरह से यूटिलाइज करना शुरू किया, उसको हमने नियोलिथिक एज में डाला। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेटल को जानना शुरू हो गए, चाहे वो कॉपर रहा हो, चाहे ब्रॉन्ज, चाहे आयरन, तो उस एरा को हम बोलते हैं मेटल एज, जब हमने मेटल को यूज करना स्टार्ट किया, राइट। और हिस्ट्री तो वी नो वेरी वेल कि एंशियंट हिस्ट्री है, मिडिल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड कंटेम्प्रेरी है, राइट। तो इसके तो क्लासिफिकेशन भी हैं। रोमन एम्पायर के आसपास के समय में हम एंशियंट हिस्ट्री को नाम देते हैं, राइट। और 476 से 1453 के आसपास तक या रेनेसा तक हम कह सकते हैं मिडिल हिस्ट्री। और उसके बाद से लेकर के फ्रेंच रेवोल्यूशन तक को हम मॉडर्न हिस्ट्री देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब जब से हमने नए वैल्यूज को पाया, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से जब डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट आया, लिबर्टी, फ्रीडम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए, तब से हम मॉडर्न हिस्ट्री। और उसके बाद फिर जब हमने स्पेस रेस स्टार्ट किया और नई नई टेक्नोलॉजी हमने ओपन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्रेरी। तो दिस इज हाउ कैन वी क्लासिफाई आवर हिस्ट्री। द सेम वी हैव हियर डिस्कस्ड कि अलग अलग समय पर हमने अलग अलग तरह के आविष्कार किए, है ना। तो इस तरह से हमने चीजों को किया। तो यहां से लेकर के कहां पर हम टेढ़े मेढ़े पत्थरों का प्रयोग किया करते थे, और आज हम पॉइंट्स से भी आगे निकल चुके हैं। आज हम स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड, राइट। तो दिस इज द जर्नी, और इसी को हमने अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया है, हमने मतलब हिस्टोरियंस ने। स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और यहां से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलो समझते हैं इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन को, कि आखिरकार इस चैप्टर या इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आखिरकार इसकी क्या खासियत रही है, क्या अचीवमेंट्स हैं इस सिविलाइजेशन की। ओके, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में हम यूज करेंगे कुछ टर्म्स लाइक बीसी, एडी या फिर बीसीई और बीसी, राइट। तो ये टर्म्स हम यूज करने वाले हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार क्या डिफरेंस है बीसी और बीसीई में, और एडी और सीई में। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिरकार क्या डिफरेंस है इन दोनों में। हाँ, सबसे पहले समझते हैं बीसी और एडी, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई बात बतानी हो जो कि आपसे 3 दिन या 4 दिन पहले हो गई है, या फिर 2 साल 4 साल पहले हो गई है, तो हम कोई भी बात शुरू करने के पहले ऐसा बोलते हैं कि आज से 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, राइट, या अब से 3 साल पहले, तभी हमें वो चीज समझ में आती है। तो जब हम इन चीजों को बोलते हैं, तो एक चीज हमें समझ में आई कि हमें कोई ना कोई एक रेफरेंस ईयर होना होता है, या कोई भी एक रेफरेंस हो जिससे हम बोल सकते हैं, है ना, कि 2003 से 2 साल पहले। तो यहां पर 2003 एक रेफरेंस ईयर है, एंड ये हमें हेल्प करता है समझने के लिए कि आखिरकार कौन से समय की बात की जा रही है, राइट। तो इस चीज को समझने के लिए कि आखिरकार हम कैसे कह सकते हैं कि अब से कितने साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, या स्टोन एज स्टार्ट हो गया था, ब्रॉन्ज एज स्टार्ट हो गया था, हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें कि अब से कितने साल पहले, है ना। तो वो जो एक रेफरेंस ईयर है, वो रेफरेंस ईयर लिया गया जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर था, राइट। तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर है उसको हमने रेफरेंस ईयर मान लिया, 0 मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के पहले की जो चीजें हैं उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड बीसी, राइट। तो अगर हमें यह कहना होता है कि जीसस क्राइस्ट के 700 साल पहले, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जिस साल जन्म हुआ उसके 700 साल पहले कोई एक इंसिडेंट हुआ, तो हम बोलते हैं कि 700 BC,
मतलब 700 years ago after the birth of जीसस क्राइस्ट, राइट। तो हम इस तरह से इसको बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के 700 ईयर्स एगो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 700 साल पहले ऐसा हुआ, राइट। तो इसके हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब अगर हमें ये बोलना हो कि जीसस क्राइस्ट के ईयर के इतने सालों बाद ये हुआ, जैसे कि इंडिया, तो इंडिया हमारा कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1947, राइट। तो अगर हमें ये कहना हो कि इंडिया जीसस क्राइस्ट के 1947 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंट हुआ, तो यहां पर हम इसी वजह से लिखते हैं 1947 AD, एनो डोमिनी, दैट मीन्स, ओके। तो ये दो वर्ड है जो कि जीसस क्राइस्ट के ईयर को रेफरेंस ईयर मान करके हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के पहले की कोई बात कहना है तो हम यूज करेंगे बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद की अगर हमें कोई बात कहना है तो वी कैन से कि एडी, एनो डोमिनी, राइट। तो ये वर्ड तो वो लोग, उन लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया जो कि ईश्वर को मानते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन टर्म है, राइट। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकुलर हैं, जो भगवान को नहीं मानते, तो उन्होंने अपने लिए नए टर्म निकाले, और वो थे बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। तो उनका ये मानना है कि ये जो जीसस क्राइस्ट का रेफरेंस ईयर है वो उसको नहीं मानते और वो बोलते हैं कॉमन एरा, राइट। तो अगर उन्हें यही बात कहनी हो कि जीसस क्राइस्ट के 700 साल, जीसस क्राइस्ट के जन्म के 700 साल पहले, तो वो बीसी की जगह पे यूज करते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, और एडी की जगह पे वो यूज करते हैं कॉमन एरा, राइट। बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब बीसी और बीसीई एक ही टर्म में यूज किया जाता है, और एडी और सीई सेम टर्म में यूज किया जाता है। बस अंतर यह है कि बीसी और एडी ये क्रिश्चियन टर्म है, और बीसीई और सीई ये सेकुलर टर्म है, ओके। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जब इस सिविलाइजेशन का पता चला, उनमें से हड़प्पा पहली साइट से जो खुदाई से प्राप्त हुई, ओके। और अगर हम बात करें इस सिविलाइजेशन की, तो ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के ही आसपास फ्लॉरिश हुई थी। मतलब इंडस रिवर के आसपास में ही ये सेटअप हुई थी, राइट। और अगर हम टाइम की बात करें तो लगभग 2600 BC, राइट। वी कैन से वंस अगेन BC मींस बिफोर कॉमन एरा। इसको हम BCE भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 2600 BC के आसपास में इंडस वैली के आसपास ये डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक चीज है स्टूडेंट्स की, जब हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मतलब इंडस वैली के आसपास लोगों ने अपनी बस्तियां बनानी शुरू की और उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से रहना शुरू किया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब हम टर्म यूज करते हैं सिविलाइजेशन, तो एक डिफरेंस होता है कि आखिरकार सिविलाइजेशन मींस व्हाट। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सिविलाइजेशन वर्ड बना है हमारा सिविलाइज से, राइट। और सिविलाइज मींस होता है कि जब हम काम कोई एक बेहतर तरीके से करते हैं, परफेक्ट तरीके से करते हैं। तो सिविलाइजेशन का मतलब यहां पर सिर्फ ये है कि इस समय यहां पर इन साइट्स में जो लोग रह रहे थे, उनकी जो रहने का तरीका था, जो रहन सहन था, जो भी उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज थे, जो भी उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, वो एक वेल प्लान्ड था। दे नो हाउ टू लिव प्रॉपरली, और वो एक प्रॉपर तरीके से, एक डिसेंट तरीके से रह रहे थे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, राइट। कि वो पूरी तरह से ऐसा हम कह सकते हैं कि वो सिविलाइज्ड थे। हम आगे जैसे जैसे लेक्चर देखेंगे, हम ये देखेंगे कि किस तरह से उनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेहतर थी, राइट। उस समय उन्होंने स्मार्ट सिटी जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ था। तो इस वजह से हम बोलते हैं सिविलाइजेशन, ओके। हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ब्रॉन्ज एज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि मेटल एज, और मेटल एज में ही ब्रॉन्ज एज था। मेटल एज को हम तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। मेटल एज मतलब कि मेटल्स का यूज जब ह्यूमन बींग्स ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले कॉपर हमें पता चला, फिर हमने ब्रॉन्ज को यूज किया, और उसके बाद में आयरन एज आया। तो
एक चीज यहां से क्लियर है कि हड़प्पन पीपल कौन से मेटल के बारे में नहीं जानते थे, वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे, राइट। हाँ, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में लोग आयरन के बारे में जानना शुरू किया। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलो ठीक है। हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये पहली साइट्स थी। और अगर हम बात करें इस सिविलाइजेशन की तो ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूरल नहीं थी। मतलब ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन था और ज्यादातर जो लोकेशन था वो अर्बन जैसा था पूरी तरह से, राइट। अगर इनकी हम राइटिंग्स की बात करें तो हमें अलग अलग राइटिंग्स मिले तो हैं, लेकिन अभी तक हम में से कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट उनको पढ़ नहीं पाया है। और यही एक रीजन है कि अभी भी हम बहुत कम जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, अगर हम बात करें कि ये कब से कब तक रही तो 2600 बीसीई के बाद से 1900 बीसी के पास तक ये रही। ओके, और उसके बाद में 1900 के बाद बहुत सारी साइट्स अबंडन हो गई और बहुत ही कम एविडेंसेस मिलते हैं 1900 के बाद। तो बहुत ही कम एविडेंसेस है। मतलब जितना ज्यादा एविडेंसेस हमें मिला 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच का, 1900 के बाद एविडेंसेस बहुत कम हो गए। तो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे 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 एंड हो गई थी। ओके, अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together with a specific geographical era and period of time। मतलब बात है कि कल्चर की। तो कल्चर वर्ड हम क्या यूज करते हैं? तो सी स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कल्चर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि कल्चर वर्ड का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग, राइट। जो हम डेली लाइफ जिस तरह से हम जीते हैं, तो वही जो सारे टास्क, जो भी सारे काम हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, वही कल्चर कहलाता है। जैसे कि अगर हम ठीक से समझे, जैसे इंडियन कल्चर, राइट, असमीज कल्चर, बंगाली कल्चर। तो अगर हम देखें कि हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, राइट, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या डेली यूज पे हम क्या खाते हैं, राइट, और हम क्या पहनते हैं, ये सारी चीजें हमारे कल्चर पे आ जाती हैं। इन्हीं सारी चीजों को हम कल्चर बोलते हैं। और इसी वजह से जब हम बात करते हैं ना, गुजराती कल्चर, पंजाबी कल्चर, इंडियन कल्चर, असमीज कल्चर, तो वी कैन जस्ट चेक इट कि जब हम कल्चर बोलते हैं तो कुछ डिफरेंट नहीं होता बहुत ज्यादा। डिफरेंस सिर्फ यही होता है, हमारी लैंग्वेज, हमारा पहनावा, हमारा खाने पीने की चीजें, हमारे फेस्टिवल्स, राइट। तो यही तो डिफरेंसेस है। और इन्हीं चीजों को हम जब ग्रुप में बोलते हैं तो बोलते हैं कल्चर, राइट। हाँ, तो इनका भी एक अलग कल्चर रहा, हड़प्पन पीपल का भी। चलो बात करते हैं इस सिविलाइजेशन की। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिविलाइजेशन, हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक रहा, राइट। अब स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस समय पीक पर थी। 2600 से 1900 के बीच में ये पीक पर थी। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले या इसके बाद में नहीं रहा। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि ये इसके पहले भी और इसके बाद में भी रही, लेकिन उतना ज्यादा फ्लोरिस्ट नहीं रही। तो चलो हम समझते हैं कि आखिरकार क्या इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हाँ। और इसको हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: अर्ली हड़प्पन कल्चर, मैच्योर हड़प्पन कल्चर एंड लेट हड़प्पन कल्चर। ओके, तो अर्ली हड़प्पन कल्चर हम उसको बोलते हैं जो 2600 बीसी के पहले के जो सिम्टम्स हैं। उस समय ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। मतलब पॉटरी था, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म था, और दूसरे क्राफ्ट्स भी मिलते हैं। दूसरे क्राफ्ट मतलब कुछ छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के या ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, या हाथों से कोई बर्तन बनाते थे, तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन इसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, इन सारे एविडेंसेस को इस मैच्योर हड़प्पन से कंपेयर किया ना, इस ड्यूरेशन में पाए जाने वाले एविडेंसेस से जब कंपेयर किया, तो उनको ये पता चला कि ये उतने बेहतर फिनिश्ड नहीं थे, जबकि ये बहुत ही बेहतर फिनिश्ड थे। इनकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत बेहतर थी। और इसके बाद में भी जो लेट हड़प्पन कल्चर में जो एविडेंसेस मिलते हैं, उनकी फिनिशिंग क्वालिटी एक बार फिर से डाउन हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय ये टॉप पर थे,
पीक पर थे, वेल डेवलप्ड थे। ओके, सेटलमेंट्स वर स्मॉल इन साइज एंड हैड नो लार्ज बिल्डिंग्स। लेकिन इस समय मैच्योर हड़प्पन में बहुत ही बेहतर सेटलमेंट था, राइट। सम अर्ली हड़प्पन साइट्स आर आमरी, कोटदीजी, दम सादत एंड सिसवाल। तो ये कुछ नाम हैं जो अर्ली हड़प्पन साइट्स में उस समय यहां पर लोग बसे हुए थे, राइट। तो तीन तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हड़प्पन कल्चर को। अर्ली हड़प्पन कल्चर जो कि 2600 बीसीई के पहले थी, फिर है मैच्योर हड़प्पन कल्चर जिसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और इसका ड्यूरेशन है 2600 बीसीई से 1900 बीसी तक। और उसके बाद में लास्ट में है लेट हड़प्पन कल्चर जो कि 1900 बीसी के बाद में है। ये भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि जो बहुत ही ज्यादा वेल सेटल्ड और सिविलाइज्ड पीपल थे वो 1900 के बाद में या तो वो शिफ्ट कर गए या फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया, और फिर बाद में लोग बहुत कम बचे और वो उतना बेहतर सर्वाइव नहीं कर पाए, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई हड़प्पन कल्चर इनटू 3 पीरियड, राइट। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। I hope this is clear. अब हम ये समझते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब अलग अलग लोग या जो ये बस्तियां थी, ये कहां से कहां तक फैली है। आज भी जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो एविडेंसेस, जो ऑब्जेक्ट्स पाए हैं इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड, वो कहां से कहां तक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक पाई गई, उसके सिम्टम्स, राइट। अगर हम नॉर्थ बाउंड्री की बात करें स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न बाउंड्री की, तो सबसे लास्ट जो साइट है वो है मांदा। हियर इन दिस मैप वी कैन चेक इट, दिस इज, तो ये नॉर्थ का सबसे लास्ट पॉइंट है। ओके, अगर हम सदर्न बाउंड्री की बात करें तो ये है दैमाबाद जो कि इस समय महाराष्ट्र में है, राइट। हियर वी कैन चेक इट इन दिस मैप स्टूडेंट्स। तो यहां तक हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ओके, अगर हम ईस्टर्न बाउंड्री की बात करें तो ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हम यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस मैप में, एक ही मैप में सारे नहीं मिले तो दैट्स व्हाई आई एडेड डिफरेंट मैप्स। तो आलमगीरपुर यहां, मतलब ये राखी गढ़ी के पास में है इस मैप में यहां पर। ओके, और अगर हम बात करें वेस्टर्न बाउंड्री की तो ये था सुतकांगेदोर, और सुतकांगेदोर ये यहां पर है आज की डेट में। ओके, तो यहां पर है। तो अगर हम ठीक से समझें स्टूडेंट्स इस बड़े मैप में, तो कुछ इस तरह से लोकेशन है कि जो नॉर्थ है वो मांदा है, जो साउथ है वो दैमाबाद है, जो ईस्ट है वो आलमगीरपुर है, और जो वेस्ट है वो सुतकांगेदोर है, कुछ यहां तक है। ओके, तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन के 4 अलग अलग डायरेक्शन में लास्ट पॉइंट जहां पर एविडेंसेस मिले। तो दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली थी, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की जो हड़प्पन सिविलाइजेशंस में पाए गए, और यहां से मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने अभी अपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि कैसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हैं कुछ साइट्स जो इंडिया में है, जो पाकिस्तान में है, और यहाँ पर सारे हम देख सकते हैं, राइट। तो इंडिया की जो साइट्स हैं वो है कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा, रूपड़ पंजाब, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में है, और सुरकोटदा ये भी गुजरात में है। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में है चन्हूदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सुतकांगेदोर, आमरी, कोटदीजी, नागेश्वर और बालाकोट। तो ये साइट्स पाकिस्तान में है। ओके, हाँ, ओके। अब बात करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या स्पेशलिटी रही है, क्या क्वालिटी है, और क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से क्वालिटीज हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को विशिष्ट बनाते हैं, थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं। ओके, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सबसे फेमस चीज रही वो रही हड़प्पन सील, राइट। ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट माना जाता है। अब इस चीज को समझते हैं स्टूडेंट्स कि हड़प्पन सील उस समय डेवलप हुई थी, दिस इज लाइक दिस। ओके, और इस सील का यूज किया जाता था चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए,
जैसे कि छोटे छोटे बैग बनाए जाते थे और उन बैग में हम कोई भी प्रोडक्ट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे तो उस बैग में उस बोरे को सिलने के बाद में जहां पर नॉट लगाया जाता था, जहां पर गांठ बांधी जाती थी, उसको बांधा जाता था, वहां पर गीली मिट्टी लगा करके इस सील को इंप्रेस कर दिया जाता था ताकि इसका निशान बन जाए। और ये इस वजह से था ताकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, बीच में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। जैसे कि आजकल हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन के प्रोडक्ट्स में करते हैं कि एक सील लगा होता है और उसमें लिखा भी होता है कि प्लीज डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, राइट। ये उस समय उन्होंने 2600 BC के आसपास में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो क्या ये थोड़ा सा यूनिक सा नहीं लगता? हाँ लगता है, राइट। हाँ चलो समझते हैं। तो ये जो सील बनती थी ये एक स्टोन से बनती थी, एक खास पत्थर से बनती थी और उस पत्थर को हम बोलते हैं स्टेटाइट, राइट। एंड इस सील में जो चीजें होती थी वो होता था एनिमल मोटिव्स, साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडेसिफर्ड। तो आज भी वो अनडेसिफर्ड है। तो इस तरह से साइन बने रहते थे जानवरों के और ऊपर कुछ लिखा रहता था। हाँ अब ये क्या लिखा है ये आज तक अभी तक हम में से कोई भी पढ़ नहीं पाया है। शायद अगर हम पढ़ सके तो बहुत कुछ जान सकेंगे इसके बारे में। तो इस तरह से ये सील बनी रहती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये जो अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे ये इस वजह से भी बनाए जाते थे कि जो इलिटरेट पीपल हैं वो भी इन चीजों को समझ सके, राइट। और ये ऊपर यहाँ पर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए हेल्प में रहता था, जो कि सेंडर का नाम हुआ करता था, राइट। हाँ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को विशिष्ट बनाता है। ओके, वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम दे लेफ्ट बिहाइंड द हाउसेज, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो छोड़ करके गए और उन्हीं सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे के लेक्चर्स में। ओके चलो हम शुरुआत करते हैं कि हड़प्पन पीपल या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग आखिरकार अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे, राइट। तो पहला टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है और यहां से हमारे बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी आना स्टार्ट होते हैं। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया ऐसा नहीं कि वहां से क्वेश्चंस नहीं आ सकते, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बट यहां से अब शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज ऑफ द पीपल, कि उस समय लोग अपने अपने जीवन यापन के लिए क्या करते थे। ओके तो उस समय जीवन यापन के लिए लोग अलग अलग तरह के एक्टिविटीज करते थे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। Subsistence strategies refer that how these people survive. Yes, archaeologists found the evidence that they depended on hunting and gathering, cultivation, pastoralist and for their food, right? तो ऐसा माना जाता है कि आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे, घूमते भी थे इधर उधर शिकार की तलाश में। तो ये सारे काम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग करते थे, right? Terracotta models of oxen, plow, etc. so that people relied on agriculture too. Archaeologists found grain such as wheat, barley, lentils, chickpea and sesame at the Harappan sites. In Gujarat, millets have been found, but rice were found very rare, right? तो ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंसेस में मिला। ओके कि टेराकोटा का मॉडल मिला। अब टेराकोटा मॉडल होता है स्टूडेंट्स की मिट्टी से कोई चीज बनाने के बाद में उसको धूप में या सुखा ले या फिर आग में गर्म करके सुखा ले, तो वो दोनों अलग अलग चीजें होती है। हाँ जैसे कि हमने मिट्टी से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी आकृति बनाई और धूप में सुखा के भी हम उसको बना सकते हैं तो वो टाइट हो जाएगा, और अगर आग में हमने पका लिया तब भी। तो इन दोनों तरह के मॉडल्स को हम बोलते हैं टेराकोटा। ओके तो टेराकोटा के कुछ मॉडल्स मिले हैं जिनमें कि बैल और बैलगाड़ी जैसा कुछ मॉडल मिला। तो ऐसा मानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि शायद हड़प्पन पीपल एग्रीकल्चर करना जानते थे। ओके और अलग अलग तरह के अनाज भी मिले हैं जैसे कि व्हीट मिला, बार्ली मिला, लेंटिल्स मिला, चिकपी एंड सीसैम, तो ये भी मिले। इनसे ये पता चलता है कि शायद वो एग्रीकल्चर करते थे। ओके गुजरात में कुछ मिलेट्स भी मिले हैं और राइस बहुत कम मिले हैं। शायद इस वजह से राइस बहुत कम मिला है कि शायद उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता था, क्योंकि जो लोकेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, स्टूडेंट्स अगर हम समझें
तो वो राजस्थान और पंजाब और पाकिस्तान के आसपास है, राइट। तो अगर हम यहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो यहाँ पर उतना बेहतर बारिश नहीं होती रही होगी उस समय, जैसे कि अभी भी उतना ज्यादा बारिश नहीं होती, शायद इसी वजह से राइस का कम प्रोडक्शन होता था। ओके, कुछ अलग भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि देयर आर एविडेंसेस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स विच प्रूव दैट पीपल कंज्यूम्ड मीट। तो बोन्स मिले हैं जानवरों के, जिससे ऐसा लगता है कि शायद उस समय के लोग मीट भी खाते रहे होंगे। बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फॉल, शीप, गोट, बुफैलो, पिग, बोर, डियर एंड घड़ियाल। तो ये भी अलग अलग जगहों पर मिले हैं। तो इससे ये लगता है कि शायद ये लोग मीट भी खाते रहे हैं। हालांकि अभी तक ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि ये सारे जानवर तो पालतू नहीं रहे होंगे, कुछ जानवर इन्होंने पालतू रखे और कुछ शायद शिकार करते रहे। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी जगहों से ये मीट को ट्रांसपोर्ट करते रहे होंगे। ओके, तो स्टडीज इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर ईदर डोमेस्टिकेटेड और हंटेड बाय हड़प्पन्स। तो ऐसा माना जाता है। ओके, वो फिश भी पकड़ते थे, इसके भी एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि बोन्स ऑफ फिश भी मिले हैं। तो ये थे उनके सबसिस्टेंस वी कैन से strategies. Okay. Archaeologists found some grains we have already discussed, such as wheat, barley, lentils, chickpea, sesame in Harappan sites. In Gujarat, millets have been found, rice found rarely. तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको अलग अलग जगहों पर कुछ क्रॉप्स के भी सिम्टम्स मिले हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं कि आखिरकार एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में उनकी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स कहां तक डेवलप रही होगी। सी स्टूडेंट्स, अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वो एग्रीकल्चर करते रहे होंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग अनाज मिले हैं, अलग अलग क्रॉप्स मिले हैं। अब हमें ये भी समझना है कि क्या एग्रीकल्चर सिर्फ नॉर्मल तरीके से करते थे या फिर उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया भी था। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं स्टूडेंट्स जिससे ये पता चलता है कि नहीं, उन्होंने एग्रीकल्चर में काफी सारा डेवलपमेंट किया हुआ था और काफी कुछ जानते थे वो एग्रीकल्चर के बारे में। चलो समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी टेक्निक्स वो जानते थे। पहली टेक्निक्स है प्लोइंग, राइट। मतलब वो जोतना जानते थे, सिर्फ ऐसा नहीं था कि खेतों के ऊपर उन्होंने बीज फेंक दिए। तो दे वर अवेयर अबाउट प्लोइंग। और इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम टेराकोटा मॉडल्स। तो ऐसा लगता है कि उनको पता था इन सारी चीजों को, व्हील उनको पता था, और ये जो बुलक कार्ट है इससे भी ये लगता है कि शायद वो जानते थे। तो टेराकोटा स्कल्पचर्स of bull and their representation on the seals indicate that bull was known for them, and from this the archaeologists assume that oxen were used for plowing। तो बैलों से जो जुताई होती है, ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि शायद वो लोग जुताई जानते थे। Moreover, archaeologists have also found terracotta models of the plow at sites in Cholistan and Banavali। तो ऐसा माना जाता है कि चोलिस्तान और बनावली में कुछ जगहों पर खुदाई के समय पर वो जो खेतों को जब हम जोतते हैं तो उसमें वो जो रह जाता है, वी कैन से, जो रेखाएं बनी होती हैं, ऐसा भी एविडेंसेस मिले हैं, ऐसे भी कुछ टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। तो उससे भी ये प्रूव होता है कि शायद उस तरह के लोग प्लोइंग जानते थे। ओके, evidences of plowed fleet associated with early Harappan levels have also found in Kalibangan, as we have just discussed, right? तो ऐसा लगता है कि प्लॉट फील्ड के एविडेंसेस आज भी मिले हैं, क्योंकि वैसा बना हुआ है वो वैसे ही। तो ऐसा लगता है कि उस समय लोग जानते थे। अच्छा, ये तो पहली टेक्निक हुई कि प्लोइंग वो जानते थे। अब दूसरी टेक्निक वी आर गोइंग टू डिस्कस, और वो था मल्टीपल क्रॉपिंग। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद वो मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में अवेयर थे, राइट। और ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो सम फील्ड्स हैड two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together। तो इस तरह से इन दिस पिक्चर वी कैन चेक इट। हालांकि ये उस समय का नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से मिले हैं कि दो अलग अलग फरोज मिले हैं, राइट, जो कि राइट एंगल पर है। तो ये कुछ इस तरह से जुता हुआ है और ये सामने वाला कुछ इस तरह से। तो ऐसा लगता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, मतलब एक ही समय पे दो अलग अलग या दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ बोते रहे होंगे। यहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप और यहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप।
ऐसा माना जाता है। तो वी हैव सम एविडेंसेस। ओके, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन्स। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम देखें तो सेमी एरिड रीजन्स में ही ज्यादातर साइट्स हैं, तो वहां पर रेनफॉल बहुत अच्छा होता रहा होगा ऐसा तो बहुत कम चांसेस है। तब भी वो एग्रीकल्चर करते थे, मतलब कि वो कहीं ना कहीं से वाटर अरेंज करते रहे होंगे, और इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि टू इनहांस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दे नीडेड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। तो अब हम तीसरी टेक्निक समझेंगे कि क्या उस समय वो इरिगेशन फैसिलिटीज को भी जानते थे, क्या यहां तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर चुके थे वो कि इरिगेशन मैथोडोलॉजी भी वो जानते थे। चलो समझते हैं। तो यस, traces of canals have been found at हड़प्पन site of शोरतुगाई in अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के शोरतुगाई साइट में कुछ ट्रेसेस मिले हैं और उससे पता चलता है कि शायद वो कैनाल्स का यूज करते रहे होंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछा गया है एमसीक्यूज में। ओके, कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स, तो वो शोरतुगाई अफगानिस्तान में है। ओके, तो उसके कुछ ट्रेसेस मिले, मतलब कि वो कैनाल का इस्तेमाल भी करते थे। ओके, it is also likely that water was drawn from wells was used for irrigation। तो ऐसा भी माना जाता है कि शायद कुएं से भी पानी निकाल करके खेतों को सींचने का काम किया जाता रहा है। ओके, वाटर रिजर्वायर्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात may have been used for store water for agriculture। और धोलावीरा में एक वाटर रिजर्वायर पाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि शायद वह एग्रीकल्चर के लिए पानी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, और जब भी पानी की जरूरत रहती थी और अगर बारिश नहीं हुई तो शायद लोग उस समय उसी पानी को इस्तेमाल करते थे फसलों को सींचने के लिए। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि शायद हड़प्पन पीपल दे वर अवेयर अबाउट इरिगेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो तीन चीजें हमने डिस्कस की स्टूडेंट, कि हाँ एग्रीकल्चर वो जानते थे, और एग्रीकल्चर सिर्फ जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ काम चलाऊ था, बल्कि वो प्लोइंग टेक्निक भी जानते थे, मल्टीपल क्रॉपिंग भी जानते थे और इरिगेशन भी जानते थे। तो अगर यहां से अब अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन साइट्स में या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में एग्रीकल्चर कितना डेवलप था और हड़प्पन पीपल किस तरह की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज करते थे, आई होप वी कैन आंसर। हमारे पास तीन टेक्नोलॉजी आ गई, राइट, तो वी कैन राइट डाउन। ओके, ओके, तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये समझने की कोशिश की कि एग्रीकल्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में होता था और एग्रीकल्चर में उन्होंने कई सारे टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए थे, हमने अभी समझने की कोशिश की। अब ये समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट मिलता था, जो क्रॉप वो प्रोड्यूस करते थे, उसको किस तरह से प्रोसेसिंग करते थे, राइट। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फूड प्रोसेसिंग मेथड ऑफ हड़प्पन पीपल। ओके, तो वी नो वेरी वेल स्टूडेंट्स की फूड को स्टोर करने के लिए भी हमें कोई जगह चाहिए, और फूड को मिक्स या ग्राइंड करने के लिए भी हमें अलग अलग तरह के बर्तन चाहिए, राइट। तो ऐसे एविडेंसेस हैं, ऐसे हमें एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ उस समय हड़प्पन पीपल फूड प्रोसेसिंग के लिए, मिक्सिंग ग्राइंडिंग के लिए अलग अलग तरह के पॉट्स यूज करते थे, और वो अलग अलग चीजों के बने होते थे, या तो स्टोन के, या तो मेटल्स के, या फिर टेराकोटा के, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी भी वो जानते थे। Here the same is written, processing of food required grinding equipments as well as vessels for mixing, blending and cooking। These equipments were made of stone, metal and terracotta, right। तो एक चीज समझ में आ गई कि हाँ एग्रीकल्चर दे नो वेरी वेल, राइट। और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी भी उन्होंने काफी बेहतर डेवलप कर ली थी, लाइक इरिगेशन फैसिलिटीज, प्लोइंग सिस्टम एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, दे वर अवेयर अबाउट इट। इसके साथ साथ में दे वर ऑल्सो अवेयर अबाउट फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, राइट। they were aware about grinding and mixing, so and they used different types of tools, or we can say vessels, and yes these vessels were made up of stone, metal or terracotta, right। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।
थैंक यू।